जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें टोटल सेक्शन आते हैं सेक्शन नंबर 12 to 14। ठीक है, आपके आईपीसी मतलब इंटर के सिलेबस में सेक्शन नंबर 14 नहीं है, सिर्फ 12 और 13 है। ठीक है, 14 आप फाइनल करोगे। सेक्शन नंबर 11 किस चीज का था? हाँ, क्या 11 पढ़ा था हमने? एग्जामिशन का मतलब वो लिखवाया नहीं था हमने, बट बुक में पढ़ा था जब एग्जामिशन वाला चैप्टर किया था, तो उसके लास्ट में कि बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं ना। अब जो टाइम ऑफ सप्लाई है इसका सेक्शन नंबर 12 है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कि अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिस्कस कर लें। किसी भी चीज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि वो सप्लाई है कि नहीं है। अगर सप्लाई है तो क्या वो एग्जाम सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है ना। मतलब चलो ठीक है कि गुड्स है या फिर नहीं है। ठीक है, अब जब बात आ गई कि वो गुड्स या सर्विसेज है, एग्जाम तो नहीं टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल होने के बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, तो टैक्स कब लगेगा, है ना। मतलब उसको कब टैक्स चार्ज करना चाहिए जो सप्लाई है। ठीक है, या रिसिपिएंट, क्या रिसिपिएंट भी टैक्स चार्ज करता है? कब? आरसीएम के केसेस में। ठीक है, अब जो सेक्शन नंबर 12 है ये गुड्स की बातें करता है, और जो सेक्शन नंबर 13 हम आगे पढ़ेंगे वो सर्विसेज की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 पढ़ने से पहले इसके अंदर एक इंटरलिंकेज आती है सेक्शन नंबर 31 की। ठीक है, तो 31 नंबर सेक्शन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर 12 पढ़े तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो एक इंटरलिंकेज है, वो पढ़े बिना आपको समझ में नहीं आएगा। डन है, एक बार वेट कर दो पंचम। सेक्शन नंबर 31 कहता है टैक्स इनवॉइस। ऑप्शन पर 121 लिखा है। नहीं नहीं, ये कॉलम है, सेक्शन नंबर 12 भी है। और नीचे वाला 31 है B1 में। हाँ 31 रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर सबसेक्शन 1 पहले पढ़ लेते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्प्ट गुड्स की, टैक्सेबल गुड्स की? टैक्सेबल गुड्स की। ठीक है, शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ ए रिमूवल ऑफ गुड्स for supply to the recipient. Where the supply
involves movement of goods. अगर किसी जगह पर गुड्स की मूवमेंट होनी इंपॉर्टेंट है सप्लाई होने के लिए, जैसे फिजिकली उसको एक फैक्ट्री से निकलकर किसी कस्टमर के यहाँ पे जाना है, तो जब भी गुड्स रिमूव होंगे उसकी फैक्ट्री से तो उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा उसके, ठीक है? क्लियर इतना? और बी डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग available thereof to the recipient. In any other case. लेकिन अगर किसी सिचुएशन में गुड्स की मूवमेंट नहीं होनी, जैसे लेट्स सपोज आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हो, तो आप क्या करते हो नई गाड़ी के लिए? शोरूम में गए, बात करके आए, फिर फाइनेंसर से कॉन्टेक्ट किया, पेमेंट वगैरह सब हो गई और जाकर गाड़ी परचेज कर ली। तो वो बंदा आपके घर तक गाड़ी पहुंचाता है या फिर आप वहां पे जाके शोरूम में फोटो वोटो खिंचवाते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो? तो क्या होता है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। मतलब गुड्स की मूवमेंट करके आप तक पहुंचाने का काम नहीं उसका, उसका भी शोरूम पे गाड़ी खड़ी है, आप आ जाओ ले जाओ, ठीक है? तो क्या यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है? तो यहाँ पर उसने क्या किया, गुड्स की डिलीवरी दे दी आपको। अगर कुछ केसेस में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसकी सेल कर रहा है, अगर वो गुड्स में क्लासिफाई हो रहा है तो वहां पर क्या वो डिलीवरी दे पाएगा आपको? मतलब गुड्स की मूवमेंट होगी? कोई इमूवेबल चीज है तो नहीं होगी। तो वहां पर कहते हैं कि आप गुड्स की रिमूवल की बात मत करो, क्योंकि रिमूव तो होगा ही इमूवेबल केस है। तो आप अगर अदर केसेस में फॉलो करते हैं कि जहां पे गुड्स की मूवमेंट हो नहीं रही, गुड्स वही की वही पड़ी है और बिक रही है, तो अगर गुड्स की आपने डिलीवरी दे दी या उसको अवेलेबल करवा दिया आपने रिसिपिएंट को, तो तब हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। क्लियर इतना? अब लेट्स सपोज आपने गाड़ी बुक कर ली, गाड़ी की फुल पेमेंट कर दी और आप कह रहे हो इसकी जो डिलीवरी नहीं है मैं लेने आऊंगा 10 दिन बाद, तो उसको इनवॉइस कब इशू कर देंगे? 10 दिन बाद रिमूव होगी तब या फिर आज मिनट पे? जब मतलब ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हो गया, आज की डेट में बुकिंग डाल दी, सारे पैसे दे दिए, डॉक्यूमेंट सब क्लियर हो गया, तो आज ही वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना, क्योंकि इसमें गुड्स की मूवमेंट तो होगी नहीं, रिमूवल होगा नहीं। जो गाड़ी है वो आप लेने आओगे 10 दिन बाद, या फिर कभी कभार 1.5 महीने की बुकिंग होती है कि पैसे आते जो गाड़ी आएगी 1.5 महीने बाद। क्लियर है? इससे बताओ कोई डाउट? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, लिखो इसमें आगे, इशू एक टैक्स इनवॉइस showing the description quantity and value of goods the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed। ये कह रहे हैं कि भाई टैक्स इनवॉइस जो आप इशू करोगे वो क्या शो करे, क्या सामान बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, गुड्स की वैल्यू क्या थी, कितना टैक्स चार्ज किया, और पर्टिकुलर
जो प्रिस्क्राइब किए हुए रूल्स के अंदर, ठीक है, वो अभी हमारा टॉपिक का पार्ट है। इसमें बताओ सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कोई डाउट? क्लियर है? इसका प्रोवाइजो provided that the government may on the recommendation of council by notification specify the category of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन निकाल सकती है कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स या सप्लाईज के ऊपर जिसमें टैक्स इनवॉइस इशू किस हिसाब से होगा, किस टाइम पे होगा, किस मैनर में होगा, ये वो नोटिफिकेशन बताया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट? इसमें जैसे गुड्स का एग्जांपल नहीं है, अभी सर्विसेज का एग्जांपल है। अगर कभी किसी बस में हम चढ़ते हैं, एसी वाली बस में, तो क्या एसी बसेस पे जीएसटी लगता है? और आप जब एसी बस की टिकट लेते हो तो उसमें सारी चीजें लिखी होती है? कहाँ लिखी होती है? वो लिखा होगा, छोटी सी टिकट होती है उसमें लिखा होगा 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, ये लिखा होगा कि भाई 8 रुपए 33 पैसे टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर टोटल मिला के 10 रुपए की वैल्यू बनी है, डेट लिखी होती है, ऐसा कुछ लिखा होता है? नहीं, टिकट पे तो लिखा होता। अब कोई भी टैक्सेबल सप्लाई, क्या कंडक्टर यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है? दे रहा है ना, एसी की बस है तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए। तो क्या आपको टैक्स इनवॉइस प्रॉपर इशू करता है? क्या हो, बैठो पहले बताओ का नाम क्या है, डेट डालेगा आज की, तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, वो तो कहते पर्ची निकाल के दे देता है आपको। तो गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर स्पेसिफाई कर रखा है कि आप टैक्स इनवॉइस की जगह छोटे वाउचर भी इशू कर सकते हो, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जितनी आपकी टिकट बिकी है उस हिसाब से। क्लियर है इतना? ऐसी बैंकिंग कंपनी को भी इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, आप जो एक्सिस बैंक के चार्जेस करते हैं अपने अकाउंट में, एसएमएस चार्जेस 17 रुपए 70 पैसे, या कोई और आपके जैसे कार्ड चार्जेस हो गए, एटीएम चार्जेस हो गए, एनुअल चार्जेस, 10 तरह के चार्जेस होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, उनके पास लेट्स सपोज अगर 50,000 कस्टमर, तो 50,000 कस्टमर के लिए सेम ही चार्जेस होंगे ना, तो क्या आपको उसका वो टैक्स इनवॉइस देते हैं? वो तो बैंक में डेबिट डाल देते हैं एंट्री में ना, तो उस जगह पर ये वो टैक्स इनवॉइस से कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने सेक्शन 21 में एक पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो अगर मांगना चाहे तो कस्टमर की हमें दिखाओ क्या वो आपको एक पेज दे देंगे उस इनवॉइस के नाम का, वो होता है कंसोलिडेटेड
वो इनवॉइस होता है कंज्यूमेबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें क्या करेंगे जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है उसका बैकग्राउंड में किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक आपके पास ये है, उसका एक तरह से पेज निकाल के दे देगा। बट दैट इज नॉट लाइक इक्वल टू टैक्स इनवॉइस, मतलब टैक्स इनवॉइस के इक्विवेलेंट माना जाएगा, बट वो टैक्स इनवॉइस प्रॉपर नहीं होगा जो नॉट रूल्स में लिखा है कि 14-15 चीजें एक टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। तो एक तरह से ये रिलैक्सेशन है। क्लियर है? यहां तक बताओ, कोई डाउट? इजी था? आगे बढ़े। अभी पढ़ा हमने सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 हमारे सर्विसेज से रिलेटेड है। वो कब पढ़ेंगे? जब सेक्शन नंबर 13 को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 4, मतलब सबसेक्शन नंबर 4। In case of continuous supply of goods where successive statement of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or each such payment is received। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? अगर बात आ रही कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे तो जीएसटी है नहीं, एग्जम्प्ट है, अभी एग्जम्पशन में पढ़ा था। उसके अलावा जो आपके घर में एलपीजी आती है ना, वो पहले सिलेंडर भर रहे करते थे, आजकल पाइपलाइन के थ्रू आने लगे। उसके अलावा काफी जगह पर कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग, जो ऑयल वगैरह आते हैं ना, तो ऑयल की सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू होती है। अब इनवॉइस कब निकलेगा? बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, है ना। अब ये कि पाइपलाइन खोलने से पहले इनवॉइस इशू करो, कुछ गया दोबारा तो फिर इनवॉइस इशू करते रहेंगे कई जगह पर। तो जो हमारा सबसेक्शन 1 पढ़ा था, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, बट हम हमेशा रिमूवल के बाद इनवॉइस इशू कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूस सप्लाई होती है तो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जितनी भी सप्लाई हुई है उसकी एक सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकालते हैं, पीरियडिकल बेसिस में, मंथली, क्वार्टरली या 15 दिन में, एक हफ्ते में। तो जब आप वो स्टेटमेंट निकालोगे तब क्या करो, उस टाइम पे उसको इनवॉइस इशू कर दो, मतलब स्टेटमेंट को एक तरह से इनवॉइस मान लिया उन्होंने। या फिर जब आपने पेमेंट रिसीव किया, मतलब अगर वो बंदा पेमेंट देके गया तो उस टाइम को आप क्या मान लो, टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम मान लो। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई डाउट? समझ में आया सीन क्या बना? क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा गुड्स की कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही थी। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में रिमूवल वाला केस लगा ही नहीं सकता, वहाँ पे पीरियडिक स्टेटमेंट निकलती है। जैसे आपके घर में सिलेंडर जो एलपीजी, उसका बिल महीने में एक बार आ जाता है, वो रीडिंग नोट करके ले जाता है, भाई इतनी आपकी यूज हुई है, उस रीडिंग के बेसिस पे आपके पास बिल आता है।
यही तो होता ही नहीं होता। तो जब वो रीडिंग लेके गया उसका जो बिल आया तब मान लो। और अगर एडवांस पेमेंट कर रखी है तो एडवांस पेमेंट जितने अमाउंट की कर रखी है, जैसे प्रीपेड नहीं होता कभी एक बार, जैसे सोसाइटीज में आजकल ये बिजली बिल प्रीपेड बेसिस पे आने लग गया। एक ऐप होती है उसमें 2000 रुपये डालो तो 2000 रुपये की बिजली चलेगी, नहीं तो खत्म होती शटर डाउन, फिर दोबारा रिचार्ज करो तो बिजली आएगी। तो वैसे अगर रिचार्ज करने का सिस्टम है, मतलब आपका जो एलपीजी वगैरह है किसी और केसेस में, तो रिचार्ज जब कर लिया उसने तो पेमेंट रिसीव हो गई, पेमेंट रिसीव होने के टाइम को मान लो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इसी का सबसेक्शन 7, क्योंकि 5 और 6 हमारा सर्विसेज है, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where the goods being sent or taken on approval for sale ठीक है, और रिटर्न आर रिमूव्ड मतलब लेके जा चुके हैं। बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। द इनवॉइस shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal। Whichever is earlier। इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो गुड्स है मेरे वो सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस है कि बिका तो ठीक नहीं तो वापस, तो सप्लाई किसको माने? ऐसे कोई केसेस पता है आपको? गुड्स सेंट ऑन टेकन ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जैसे सामान पहले यूज करके देख लो, अगर सही है तो अपने पास रख लो। ठीक है, जैसे और एग्जांपल जैसे ज्वेलरी वाला होता है, हाँ। कुछ शॉपिंग करनी है वो एक साथ भिजवा देगा, जो सेट पसंद आया रख लेना, बाकी भेज बाकी देना। वापस कर देता है, ठीक है। तो ज्वेलरी के केस में ये होता है कि भाई अगर एक अच्छी कॉन्टैक्ट है तो बोलता है जी नए डिजाइन आए हुए मैं आपको 7-8 भिजवा देता हूँ आपके घर पे। तो जब 7-8 सेट वो घर के लिए निकालता है तो क्या कहते हैं, डिलीवरी चलाना शुरू करता है। क्या कहते हैं? डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान में लिखेगा कि 7 सेट मैं भेज रहा हूँ इस व्यापारी के पास या इस घर में, और ये जा रहा है ऑन अप्रूवल बेसिस। तो गुड्स की मूवमेंट पे क्या है, डिलीवरी चलान बन रही है, और अगर जरूरत पड़ी तो ई-वे बिल भी बनता है, क्योंकि अगर गुड्स की मूवमेंट होती है तो ई-वे बिल करके एक चीज होती है, वो प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। अब जब ये उसके घर पे चला गया तो क्या होगा, सामने वाले बंदे ने देखा 2 सेट रख लिए, बाकी 5 वापस कर दिए। तो जो 2 सेट है उसकी सप्लाई कब मानी जाएगी, जब वो 2 अपने घर पे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, कि भाई ये 2 सेट मुझे पसंद आ गए, इसकी बिल भेज दो। फिर वहां पे बैठे लाला जी, अरे मैं अभी बिल काटता हूँ, ठीक है,
तो बिल काट कर व्हाट्सएप कर देता है सामने वाली पार्टी को, और फिर बाकी 5 सेट के लिए भी, क्योंकि 7 में से 2 बिके, 5 वापस आने हैं, दोबारा से जो दुकानदार है मतलब जो ज्वेलरी शॉप वाला है वो डिलीवरी चलना शुरू करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिसिपिएंट टू हिज ऑन प्लेस, कि भाई मेरा सामान अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि बीच में किसी ने पकड़ लिया कि भाई गुड्स की मूवमेंट तो हो रही है, इसका ई-वे बिल कहाँ पर है, तो पकड़े जाओगे, है ना। तो पहला केस तो क्लियर है अपने को, इनवॉइस मेरे इशू हो रहे बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिच एवर इज अर्लियर, कि जिस दिन वो सामान निकला तब से 6 महीने के अंदर अंदर, ये 6 महीने का टाइम कुछ ज्यादा नहीं है, है ना। ज्वेलरी का गेम तो एक ही दिन हो जाएगा, ज्यादा सा 2 दिन 3 दिन, है ना, एक हफ्ता। ये 6 मंथ इस केसेस पे तो है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बट स्पेसिफिक ज्वेलरी पे नहीं लगता। जैसे जो ट्रांजैक्शन होती है मार्केट में, बड़े व्यापारी कैसे करते हैं, जैसे शोरूम वाले होते हैं आपके यहाँ पर, सपोज कि कोई भी कपड़ों का बड़ा शोरूम है, जैसे एरो का शोरूम है, ठीक है, एरो जो कपड़े रखता है, क्या एरो अपने कपड़े रखता है दूसरों के कपड़े रखता है? एरो शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, कार का शोरूम, हाँ, दूसरों के कपड़े रख रहा है, ठीक है, अपने खुद के ब्रांड के अंदर काफी चीजें मिला रहा है, ठीक है। ऐसी एक्शन वाले अपने जूते नहीं बेचता, एक्शन पे बाकी सब ब्रांड के जूते मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जिनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं अपने मटेरियल को अपनी शोरूम्स पे रखने के लिए, उनसे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भाई आप अपना सामान रख जाओ, इसमें से जितना बिकेगा ठीक है, नहीं बिकेगा तो ये आपके गले पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो सामान निकलेगा वो क्या एज ए टैक्स इनवॉइस निकलेगा, क्योंकि देखो कपड़ों का गेम ऐसा होता है, जूतों का रिटर्न्स होते ही होते हैं, डिजाइन चेंज हो गया या कुछ भी हो गया तो रिटर्न तो आने ही आने और भर के आने हैं। तो ऐसा भी उसका भी 25% माल बिके 5 एक महीने में और बाकी 25% वापस आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो ये उनके लिए लेके आए हुए हैं। जैसे अभी हम गए थे यहाँ पे फर्स्ट क्राई में, फर्स्ट क्राई पता होगा, प्रेमीज, तो है ना ये। तो फर्स्ट क्राई क्या करता है, ये एज ए ट्रेडर काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी 0%, कोई बच्चों को सामान नहीं आता, प्योर ट्रेडिंग कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फिजिकल स्टोर्स है, जगह जगह से हिमालय हो गया और आपके बच्चों के सामान के जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं सभी से सामान परचेज करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बिकेगा तो आपका है, नहीं तो बाकी बचाओ आप ले जाओ, ठीक है। और ये यूजुअली 4-1 महीने की डील करते हैं, मैक्सिमम 5 महीने की, क्योंकि देखो सामान लेके जाएंगे स्टोर पे रखेंगे, 4-1 महीने सेल्स में दिखेगा, डिस्प्ले में नहीं तो फिर वो दोबारा निकाल के वापस बेचना है, तो उसके लिए इन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई सामान साल भर तक पड़ा हुआ है कि भाई हमने तो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा था, ठीक है। तो ये कह रहे कि जब ये गुड्स रिमूव कर रहा है फैक्ट्री से तब से 6 महीने का टाइम, अगर 6 महीने में रिटर्न नहीं आया तो सेल मान लो। यहां तक बताओ कोई डाउट? क्या तीनों केस समझ में? जो पहले वाला केस था इसमें क्या था, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही तो रिमूवल ऑफ गुड्स, और किसी चीज है तो डिलीवरी में, कंटिन्यू सप्लाई में सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस है तो जिस दिन वो इशू मतलब सप्लाई होगी उस दिन इनवॉइस इशू कर दो, या फिर जिस दिन रिमूव हुए गुड्स उससे 6 महीने के अंदर अंदर में। इसमें बताओ सेक्शन 31 के इन 3 सबसेक्शन में कोई डाउट हो तो क्लियर है? अब आ जाओ सेक्शन नंबर 12 में। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें लिख लो सबसेक्शन 1, the liability to pay tax
on goods shall arise at the time of supply as determined in terms of the provisions of this section. यहाँ तक बताओ कोई डाउट? लायबिलिटी पे करने की कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई कौन डिटरमाइन करेगा? जो इस सेक्शन के आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? इजी था। सब सेक्शन 2 लिखो। The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely A point, the date of issue of invoice, by the supplier, कि मतलब जिस दिन सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस को इशू किया, और the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice. With respect to the supply. और तो ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो हमारा सेक्शन नंबर 31 बता रहा है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, या जो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट था। अब सेक्शन 31 में भी 3 केसेस थे हमारे, कौन कौन से? गुड्स की मूवमेंट हो रही नहीं हो रही, उसमें रिमूवल था। अदर केसेस में क्या था? डिलीवरी थी। कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई में सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट की बात थी। और गुड्स एंड कंट्रोल बेसिस में जिस दिन वो सप्लाई हो गई या फिर रिमूवल से 6 मंथ्स के अंदर में, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कोई भी केस उसकी लास्ट डेट जो भी होगी सेक्शन 31 में वो मान लो, ठीक है? वो टाइम सप्लाई मान ली जाएगी। और बी, the date on which the supplier receives the payment
विद रिस्पेक्ट टू द सप्लायर, या फिर जिस दिन सप्लायर को पेमेंट आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो, provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to rupees 1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। इसका क्या मतलब बना कि अगर सप्लायर टैक्सेबल गुड्स के बदले में एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहा है 1000 रुपये तक, ठीक है, जितना उसने टैक्स इनवॉइस पे लिखा था उससे ज़्यादा, तो उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी, जब वो उस अमाउंट का टैक्स इनवॉइस बाद में इशू करेगा। लेट सपोज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या उसमें 1000, 5000, 10000 ऐसी ट्रांजेक्शन होती है? हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अगर वो कुछ प्रोक्योर कर रहा है मैन्युफैक्चरर, तो 10,000 का सामान मंगवाएंगे अपनी फैक्ट्री के लिए, एडवांस पेमेंट, मतलब सामान जब मंगवाते हैं हम तो सामान आ रहा है, तो क्या वो छुटपुट 500, 1000, 10,000 ऐसा सामान मंगवाएंगे, उसकी वैल्यू क्या रहती है? मेरे पास पूरा गोडाउन है, मुझे अपना कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो मैं बोलूँगा 500 रुपये का रॉ मटेरियल दे जाए, लाख 2 लाख कम से कम होगा, करोड़ों में भी हो सकता है कि भाई 75 लाख का सामान भेजे। तो जो मेरे टैक्स इनवॉइस इशू हुआ वो इशू हो गया हमारा 74,59,000 है ना, 262 रुपए की। अब मैंने सामान जिसे परचेज किया उसने क्या किया, टैक्स इनवॉइस शो करते 74,59,262 रुपए। इसकी जब मुझे पेमेंट करनी है तो उसकी पेमेंट मैं कितनी करूंगा? टैक्स मिला कर यही करेंगे। मैं बोलूंगा एक काम कर 262 रुपये माइनस कर दे और चलती मैं पूरी पेमेंट कर देता हूँ। अब वो क्या करता है, मानता नहीं है, बोलता नहीं जी ये तो खत्म करना पड़ेगा, हमारा तो रूल है, हम मतलब जो टैक्स इनवॉइस में उतना लेंगे। तो मैं टाइपिंग में 262 तो डालूंगा नहीं, उससे मेरा रेगुलर काम है, तो उसको पेमेंट कितने की करूंगा? 74,60,000 है ना। कितना एक्सेस हो गया? 738 रुपए का एक्सेस हो गया।
क्या इसकी इंटेंशन ये एडवांस की थी? ये तो ओचंती में पैसे चले गए, यही तो हुआ ना। तो अब अगर गवर्नमेंट ये प्रोविजन नहीं लाती तो क्या होता है मार्केट में? कि अब इसने क्या किया, गलती से 738 रुपए एडवांस पे दे दिए, तो 738 के एडवांस के ऊपर टैक्स पे करो गवर्नमेंट को। किस रेट पे करना है? अरे वो सामान का तो पता ही नहीं, आगे कभी ट्रांजेक्शन होगी तो होगी, तो ये तो गलत हो जाता ना। क्या ये एडवांस रियल में एडवांस के नहीं चलता है? 1000 रुपए तक का जो छुटपुट एडवांस होता है, समझ में आया लॉजिक? कि ट्रांजैक्शन हुई, टैक्स इनवॉइस इतने का हो गया, और पेमेंट जो रिसीव हो गई वो 500-700 रुपए ज्यादा हो गई। तो 500-700 पे कह रहा है कि भाई जितना अपने एडवांस रिसीव किया है ना, 1000 से कम कम, मतलब 1000 रुपए तक मान लो, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस कब मानेंगे? जो टाइम सप्लाई को कब मानेंगे? जिस दिन आप उस एक्सेस अमाउंट का टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, वो आगे आने वाली सप्लाई में एडजस्ट हो ही जाएगा। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये तो आ गया, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा हो गया एडवांस, 1500 मान लो, फिर तो वो एडवांस माना जाएगा, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स पे करना। लेकिन अभी आपने ये भी बोला था साथ में कि अब आगे सामान क्या दे क्या ना दे कुछ पता नहीं, वो फिर एडवांसेस के रूल में चला जाएगा, उसकी भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या तो कोई डाउट? फिर एक्सेस पेमेंट के लिए अलग टैक्स इनवॉइस बनेगा। वो हमारा ना एडवांस वाउचर बनता है, एडवांस वाउचर बनता है, उसमें लिखाता है कि ये मेरा एडवांस है, उसके ऊपर एक जो हमारा नॉर्मल टैक्स रेट है वो लगता है, और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाता है। और इस अमाउंट को मानते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कि भाई ये वाला अमाउंट मेरा टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी मिलाकर मिला हुआ अमाउंट है। बेकार से लग रहा कुछ लोग, है ना? चलो पढ़ो, इसको थोड़ा सुधारेंगे, ठीक है? लिखो एक्सप्लेनेशन 1। For the purpose of clause A and B, supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or पेमेंट। मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई अगर सप्लाई हुई है तो ये हम कितनी मानेंगे? जितने तक का इनवॉइस इशू हो गया, ये पेमेंट हो चुकी है। टाइम ऑफ सप्लाई ना, कि सप्लाई किस टाइम पे मानी जाएगी, किस डेट को मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अभी जो बी पॉइंट ये कह रहा है कि जिस दिन पेमेंट रिसीव कर रहा हो, है ना? पेमेंट रिसीव दो सेंस में होती है। एक तो हो गया भाई मैंने बुक्स में एंट्री कर दी पेमेंट की, और एक एंट्री होगी मेरे बैंक में, बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो दोनों अलग अलग डेट हो सकती है। हाँ, पासबुक या कैश बुक जो भी है, तो ये दो डेट होती है पेमेंट में भी। तो कहते हैं विच एवर इज अर्लियर, ये आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है? For the purpose of clause B, the date on which the supplier receives the payment
on which shall be the date on which the payment is entered in his books of accounts or the date on which payment is credited to his bank account. Whichever is earlier. ठीक है, तो जिस दिन वो पेमेंट अपने बुक्स में एंटर करेगा या वो डेट जिस दिन उसके पैसे आ गए, इसमें से जो भी अर्लियर है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा गवर्नमेंट? हाँ जी बताओ। लिखने का रीजन क्या था? क्योंकि अगर मान के चलो मैंने एडवांस रिसीव किया तो मैं चाहूंगा उसका टैक्स मैं आज पे करूं। मेरे बैंक में पैसे आ गए तो मैं बुक्स में एंट्री डालूंगा 2 महीने बाद, ठीक है। तो लोग ये चालूबंदी करते हैं नॉर्मली कि बैंक में पैसे आज ही लोग हैं, बैंक रिकंसिलिएशन में डाल के छोड़ दिया और उसकी बुक्स में एंट्री बाद में कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अर्ली सिनेरियो बनता है उसको आप डेट ऑफ पेमेंट मान लो, ठीक है। या फिर कभी कभार क्या होता है एडवांस के लिए वो चेक देके चला गया, चेक को मैंने बुक्स में एंटर कर दिया और वो रियलाइज होगा 2 महीने बाद या फिर अभी चेक हमने डाला दिया। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बुक्स में एंट्री कर दी तो उस डेट को मान लो, ठीक है। ये सब चीजें चली जब जीएसटी नया नया आया, 2 महीने 3 महीने साल लोग परेशान हुए। एडवांस किसने गलती से दे दिया तो वो बोलेगा अरे इसको किस रेट से को कभी कभी सामान हमारे पास अलग अलग रेटों पे जा रहे हैं, 5, 12, 18, 28 4 रेट है और एक व्यापारी चारों रेट का सामान बेच रहा है। हो सकता है जिसका ट्रेडर के केस में हो सकता है अब एडवांस 2 लाख रुपए आ गए, उसके अगेंस्ट सामान लेना है, वो बोल रहे इसको 5 में लगाओ, 12 में लगाओ, 18 में लगाओ। अकाउंटेंट बोल रहा कुछ भी लगा दे, डिपार्टमेंट आके बोल रहे नहीं ये तो 28% का माल था। फिर वो उसको समझाते हैं कि प्रोपोर्शनेट हो सकता है कि ये 5 का था, ये 12 का था, 18 का। बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई ओनली बिकॉज ऑफ दिस पेमेंट प्रोविजन। इश्यू ऑफ इनवॉइस समझ में आता है, इनवॉइस हमने इश्यू कर दिया और उसमें लिखे हुए कि ये हमारे इस एचएसएन बोर्ड का इतने रेट का सामान जा रहा है, बट पेमेंट से आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग पूरे एडवांस पेमेंट नहीं कर देते, कई लोग बोलते भाई आप क्या करो हाफ पेमेंट एडवांस दे दो, हाफ काम के बाद दे दूंगा। वो बोलता हाफ नहीं दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। अब 2 लाख रुपए जब आ गए तो वहां पर एडवांस के ऊपर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसको 5 में डाले 28 में डाले, दिक्कत है कि नहीं। गुड्स के केस में सर्विसेज का चलो सिंपल है भाई, 18% जनरल रेट लगता है। सर्विस में तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई मेरी सर्विसेज 18% या 5% की है। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट का काम करते हुए कैब का तो 5% रेट लगता है, वहां पे इट इज इजीली टू डिटरमाइन कि भाई मेरा ये एडवांसेस है। बट गुड्स के केस में इतना मुश्किल था, अब करे तो करे क्या बताओ। ये रिप्रेजेंटेशन गई सारी गवर्नमेंट के पास कि ऐसी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा इस सेक्शन के इस रूल को हटा दो। ये सेक्शन में है बट इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए वो नोटिफिकेशन दी होगी कुछ, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स रेट वाला नहीं है,
डेटेड 15 नवंबर 2017, क्योंकि हुआ कि जुलाई में जीएसटी आया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और आधा 3.5 महीने, ठीक है। तो 3.5 महीने बाद एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आ गई, 15 नवंबर की बात है ये, सर्दियों का टाइम था कि एक काम करो ये वाला प्रोविजन हटा दो, नहीं तो होता क्या एडवांसेस के केस में हर व्यापारी परेशान था। क्या अब ये सिंपल बन गया? क्योंकि जब पेमेंट की बात नहीं होगी तो फर्स्ट प्रोविजन की कोई बात होगी, ये भी एक तरह से काम करनी इफेक्टिव नहीं है। और जो आपका सेकंड एक्सप्लेनेशन ये भी काम करनी है, मतलब ये लॉ में तो अभी भी लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 12 के अंदर, बट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन आएगा इससे। हाँ, बुक में भी रखते हैं। एमसीक्यू आ सकते हैं कि आपको गुड्स की सप्लाई हो रही है, गुड्स की सप्लाई हो रही है और उसके एडवांस पेमेंट आपने जल्दी रिसीव कर दिया। मतलब एक क्वेश्चन अगर बनाए तो शुभम मेड द सप्लाई ऑफ गुड्स टू निशान ऑन 1st of April 2017, let's suppose 1st of April नहीं 1st of April 2025, ठीक है, on which this has already made the payment on 25th of March, ठीक है, but he entered the same in his books of accounts on 27th of March। तो दो रेट हो गई, डेट ऑफ रिसीविंग द बिल 25 मार्च, बुक्स में एंट्री की 27 मार्च की, और रियल में गुड्स की जो डिस्पैच हुआ है वो है 1 अप्रैल को। तो टाइम सप्लाई को क्या जाएगी गुड्स की केस में? 1 तारीख मानी जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा पेमेंट का जो था वो तो इफेक्टिव ही नहीं है। अगर होता तो 25 को मानते। अगर होता तो हम 25 को मानते, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा इसलिए पढ़ाया ताकि आप एक लिंक समझ पाओ। क्लियर है? कंफ्यूज करने वाली बात है तो इस पूरे क्लोज बी को इन चली गई। हाँ, मतलब क्या है ना, जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाए कि भाई ये जो नोटिफिकेशन नंबर 66 है इसका इफेक्ट हटा दो, सेक्शन ऐसा कैसा बच गया? गवर्नमेंट करने वाली तो नहीं है नोटिफिकेशन को विड्रॉ, क्योंकि यार ये कॉम्प्लिकेटेड हो है और इसकी वजह से दोबारा से दिक्कतें आ जाएंगी। प्रैक्टिकली ये विड्रॉ नहीं होता, लेकिन आपको पता हो कि सेक्शन में क्या लिखा था, उसके बाद नोटिफिकेशन ने कैसे उसको होल्ड कर दिया। क्लियर है इतना? तो आज की डेट में क्या एडवांसेस के केस में अगर गुड्स की बात करें कोई टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? जब इनवॉइस बाद में बना दे, जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हो या सेक्शन 31 के हिसाब से जो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है इतना? लिखो नोटिफिकेशन नंबर 66, ठीक है। क्या था वैसे लास्ट डेट है वो 6 महीने वाला? वो तो 31 के अंदर पड़ा ना, अभी सेक्शन आपने- 31 हाँ। सबसेक्शन 7 गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो 6 मंथ मूवमेंट ऑफ गुड्स पे नहीं है, सिर्फ अप्रूवल के बेसिस पे, ठीक है। कंफ्यूज मत करना इसको। लिखो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15/11/2017। ठीक है, लिख लो पर नोट्स में। अरे आप बंद कर दो इसको, लिखो ए रजिस्टर्ड पर्सन। आप लोगों को मैं प्रॉपर एक्ट क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आप उस चीज को थोड़ा लिख पाओ पेपर में। जनरल वर्ड्स कोई भी लिखवा देगा, आपको मेन कीवर्ड्स पता होने चाहिए और लॉ पढ़ना आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ ले तो आगे आने कितने नेट पढ़ने तुम्हें, आप वो इजीली पढ़ के निकाल सकते हो। A registered person excluding composition
सप्लायर। कंपोजिट सप्लायर कौन होते हैं? ये कंपोजिट सप्लाई करते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जिसमें गुड्स के साथ सर्विसेज भी सप्लाई होती है और उस पे जो प्रिंसिपल गुड्स है उनका ही रेट लगता है। ठीक है, और इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है वो क्या है? नो नो लेवी का था ठीक है ये, हमने सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा था, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। हाँ ये तो क्या ये सप्लाई की बात कर रहा है, सप्लायर की बात कर रहा है? क्या आपने पिछली क्लास में कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में पढ़ा था, जिसको रिलैक्सिंग रेट मिले हुए थे? हाँ 1% 1%, 2%, वो 1% और 5% वाले है ना, और 6% डीलर सर्विस केस में। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बताओ? उनके अलावा मतलब ये 8 सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 10 की बात कर रहा है, 10 की। और आप कौन सा बताते हैं? ठीक है, तो कंपोजिशन सप्लायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 10 में जो ये स्पेसिफाइड रेट देते हैं। एंड रजिस्टर्ड पर्संस, मेकिंग सप्लाई ऑफ specified actionable claims। ठीक है, should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज ए। ठीक है, डेट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच invoice need to be issued under section 31। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसने क्या बोला कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिट की और एक्शनेबल क्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो टैक्स पे कब करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो स्पेसिफाई का है 12 सबसेक्शन 2 क्लोज ए। बी को इसने क्या किया, इग्नोर कर दिया, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस जब इश्यू होना था, विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट के बाद इसने हटा दिया। तो अगर एडवांस रिसीव किए तो क्या टैक्स पे करना है? नहीं। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन डीलर है, आपके एमसीक्यू में डाल दिया कि एबीसी एंड कंपनी कॉम्पोजिशन डीलर, उसने अगर वो 25, 27 और 1 तारीख कर दी, तब क्या करना है? क्योंकि कॉम्पोजिट डीलर है, उसको मल्टीपल रेट से इफेक्ट होगा नहीं, उसको तो सीधा 1% पे करना है ना। तो उस केस में अगर एडवांस ले लिया तो क्या जीएसटी एडवांस से पे होगा? होगा। ठीक है, तो आप ये समझना ये नोटिफिकेशन किसको एक्सक्लूड कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्शनेबल क्लेम तो आएगा नहीं पेपर में, बट कॉम्पोजिशन डीलर आ सकता है। तो कॉम्पोजिशन डीलर वाला आज भी एडवांस पे जीएसटी पे कर रहा है। और ये आगे वाला पार्ट रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स की बात की थी हमने, लॉटरी गैम्बलिंग वगैरह। तो उस केस में क्या होता है, लोग ज्यादा सट्टा लगाते हैं,
और उस पे सट्टे पे आपका रेट स्पेसिफाई होता है, आपको पता है गैम्बलिंग के पैसे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आपको रेट ही डिटरमाइन हो कि 5 बार 28 सब पे 28 लगता है यूजुअली, अब तो क्या रेट चेंज हो गए, पहले लगता था जो, तो जब वो हाईएस्ट रेट लगता है जैसे 40% लगता है, ठीक है, तो अगर गैम्बलिंग पे हमारा हाईएस्ट रेट लग रहा है तो आपको पता है अगर एडवांसेस है तो गैम्बलिंग के पैसों की आए है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन है तो आपको एडवांसेस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप खेलो 10 दिन बाद। क्लियर है? इसमें बताओ कुछ नहीं समझ में आया तो उन्हें देना पड़ेगा ये इस वाले केस में। हाँ, लेकिन आपने तो एक्सक्लूड कर दिया ना इसमें कॉम्पोजिशन सप्लायर और इसे दोनों को। बड़ी समस्या है, ठीक है। इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 6 जो नोटिफिकेशन है वो कह रहा है कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को सिर्फ सप्लाई कब मानी जाएगी, जिस दिन आपके एक्चुअल इनवॉइस इशू हुआ है, तो इन दोनों केसेस पे जो क्लॉज भी है वो भी लगेगा, अच्छा ठीक है, मतलब एडवांसेस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट, रिवाइज कर लेता। सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 आप सप्लाई कब मानोगे, ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तब अगर गुड्स की मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है अदर केसेस है तो डेट ऑफ डिलीवरी, और जब हम उसको अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, तो इशू करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस। प्रोविजो क्या कहता है कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करके कुछ और भी नोटिफाई कर सकती है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। फिर फोर्थ सबसेक्शन पढ़ा था हमने 31 का, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केसेस पे क्या मानेंगे, जब उसकी स्टेटमेंट मिली हो या जब उसकी पेमेंट आई हो, whichever is earlier। 7 गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, तब जिस दिन सप्लाई होगी तो मान लीजिए तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, मतलब जो सेक्शन 31 है वो टैक्स इनवॉइस का, वो टाइम ऑफ सप्लाई का नहीं है कि टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस दिन अगर सप्लाई होगी तो उस दिन इनवॉइस इशू कर दो, या फिर 6 months from रिमूवल से 6 मंथ्स के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हमारा जो सप्लाई है गुड्स के केस में वो किस हिसाब से होगा, ये कह रहा है कि ये सेक्शन बताएगा। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि इधर ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज अर्लियर आपका सप्लाई होना चाहिए। बट अगर कॉम्पोजिशन वाला है या फिर आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वाला है तो उसको टैक्स किस पे करना है, ए पॉइंट एज वेल एज बी पॉइंट व्हिचएवर इज अर्लियर। बी पॉइंट क्या हमारा, डेट ऑन व्हिच सप्लाई रिसीव द पेमेंट। अब रिसीव द पेमेंट में भी 2 टर्म्स आती है, एक्सप्लेनेशन बता तो रहा था, क्या कह रहा था, डेट ऑन व्हिच अमाउंट क्रेडिट टू द हिज अकाउंट और क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां तक बताओ कोई डाउट, क्लियर है इतना। और ये जो 1000 रुपए वाली लिमिट है क्या ये कॉम्पोजिशन वाले को मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन वाला है उसके ऊपर तो पूरा सेक्शन अप्लाई हो गया ना। तो अगर कॉम्पोजिशन वाला कोई है उसको किसने 500 रुपए दे दिए एडवांसेस के नाम पे कि भाई मैं आपके यहाँ से दूध लेके जाती हूँ 500 रुपए को, 1 हफ्ते तक दूध के पैसे हो गए, तो उस 500 पे वो चाहे तो जब वो सप्लाई कर रहा है तब इनवॉइस रेज कर सकता है, एडवांस पे ना करके, मतलब 1000 रुपए से कम का अमाउंट है, दुकानदार वगैरह तो चिटपुट वगैरह तो एडवांस पे काम कर लेते हैं कि भाई तेरा क्या भरोसा, तो वो छोटे अमाउंट ले लेंगे। लेकिन अगर वो एज ए होलसेलर काम कर रहा है और वो सीधे 3 लाख की पेमेंट उठा रहा है तो 3 लाख पे 1 लाख की परसेंटेज पे कर देंगे, ठीक है, क्लियर इतना। यहाँ तक बताओ, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, इजी है, लिंकेज हो गई। हाँ एग्जामिनेशन से तो इजी है। हाँ एग्जामिनेशन में पता है कि मल्टीपल चीजें चलती है, एग्जामिनेशन से तो आसान है। एग्जामिनेशन लेने का एग्जामिनेशन बहुत सारी चीजें थी उसमें, ये भी इजी है। मेन पता है क्या होता है, आप जब क्या होते हैं पीसीएल में पढ़ते हो ना तब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, फिर उसको एक बार कंसोलिडेट करोगे ना, जैसे क्लास में क्या होता है आपको मैंने बाइफरकेट करके बता दिया, जैसे मुझे सेक्शन 12 पढ़ाना है तो मैंने पहले 31 का रेफरेंस दिया, अब 31 के बाद मैं नोटिफिकेशन नंबर 66 नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आपको पहले सेक्शन से निकालना पड़ेगा। अब अगर ये कवरेज पूरे सबसेक्शन की होती तो मैं वो आपको कट शॉर्ट में करवा देता, मतलब अगर वो नोटिफिकेशन एक्सक्लूड नहीं करती कॉम्पोजिशन वालों को तो मैं कहता आज के टाइम पे ये चीज चल रही है, बट कॉम्पोजिशन वालों को एक्सक्लूड कर इसलिए वो पूरा लिखवा के फिर नोटिफिकेशन लिखवाना पड़ा ताकि ये लोग पेपर में कुछ भी पूछ सकता है वो,
मतलब ये क्वेश्चन में ना डाल के एमसीक्यू में डाल देगा, तो आप तो गलत करके आ सकते हो ना, तो पता होना चाहिए कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। आगे बढ़े। सर आज भी टैक्स करेंगे सर? नहीं, अकाउंट्स भी करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आपका सब सेक्शन नंबर 3। सब सेक्शन 3 किसका है? ये सेक्शन नंबर 12 का, ठीक है, लिखो। In case of supplies in respect of which tax is paid, or liable to be paid on RC basis. मतलब ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है? आरसीएम के कौन कौन से सेक्शन है? 93 और 94, ठीक है। क्या 95 भी आरसीएम का प्रोविजन है? नहीं, वो ई कॉमर्स का प्रोविजन है, ठीक है। तो ई कॉमर्स को आरसीएम मत कहना। द टाइम ऑफ सप्लाई shall be the earliest of the following dates. कौन कौन सी डेट्स इसमें? ए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स। क्या गुड्स में भी आरसीएम लगता है? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदो तो 9 में पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर था। साथ में जो कैशियो वगैरह होता है ना, वो अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदते हैं बिजनेस वाले, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चरिस्ट तो रजिस्टर्ड होगा नहीं, तो उस प्रोक्योरमेंट पे भी आरसीएम लगता है। वो आपके सिलेबस में कवर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरर एग्रीकल्चरिस्ट से ले रहा है सामान, तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल है। क्लियर? दिमाग में लोड मत डालो, सिलेबस में कवर नहीं। तो वहां पर क्या है, जिस दिन मैंने कुछ रिसीव किया उस दिन मैं आरसीएम पे कर दूंगा। मेरे यहाँ पे सामान आ गया, मतलब यहाँ पे मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। एग्रीकल्चरिस्ट कैसे कहीं मूव करे, मेरे प्रीमाइसेस पे कब पहुंचा, बिकॉज रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, सप्लायर को तो नहीं पे करना। तो जब मैंने यहाँ पे तब आरसीएम पे करता हूँ। और the date of payment entered in the books or date on which payment is debited in his bank account. Whichever is earlier. अब आरसीएम के केस में टैक्स पे कौन करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस पे एप्लीकेबल होगा? सप्लायर पे या रिसिपिएंट पे? रिसिपिएंट पे। तो रिसिपिएंट ने जिस दिन सामान रिसीव कर लिया या जिस दिन वो अपनी बुक्स में पेमेंट एंटर कर रहा है, मतलब मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, या जिस दिन उसके बैंक से पैसा डेबिट हो चुका है, जा चुका है, whichever is earlier, ठीक है? क्लियर है? क्या ये सिमिलर टू प्रीवियस प्रोविजन है जो सेक्शन 31 में पढ़ा था हमने ना, और सेक्शन जो हमारा सब सेक्शन 2 था। सी पॉइंट, डेट immediately following 30 days
from the date of issue of invoice or any other document by the supplier. मतलब जो सप्लायर डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, चाहे वो इनवॉइस करे, चाहे कुछ भी नाम करे, ठीक है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर में ये प्रोविजन किस लिए डाला गया? अगर बात करें आरसीएम की, ठीक है, तो जो रिसिपिएंट है वो क्या बोलेगा? अगर पेमेंट एडवांस में नहीं करेंगे तो मेरे पास तो ये सामान ही नहीं आया अभी तक, 3 महीने हो गए, और जब सामान आया तो क्या दिखेगा कि बिल 3 महीने पुराना था। तो ऐसा हो सकता है कि अगर विद इन इंडिया सामान अगर घूम रहा है आरसीएम के केस में, तो 30 दिन के अंदर तो फिर ना डिलीवरी हो जाए। 30 दिन के अंदर क्या? मतलब मैं सामान खरीद रहा हूँ चेन्नई से, चेन्नई से अगर मेरे यहाँ पे सामान आना है तो कब तक आ जाएगा? 5 दिन 10 दिन, है ना, मैक्सिमम 30 दिन, ऐसा 3 दिन मतलब सामान ही नहीं आया। तो रेसिपिएंट अपनी लायबिलिटी को डेफर करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो सप्लायर डॉक्यूमेंट इशू करता है, चाहे इनवॉइस करे, चाहे कच्ची पर्ची करे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट है कुछ तो देगा, बट जरूरी नहीं टैक्स इनवॉइस दे। इतना पढ़ा लिखा होता तो व्यापारी को नहीं लेता। तो जो भी इसके डॉक्यूमेंट है उसमें जो डेट डली हुई है, उस डेट के विद इन 30 डेज आपको ये सप्लाई मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट बताओ कोई डाउट? तो आरसीएम के केसेस में नंबर 1 डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, नंबर 2 डेट ऑफ पेमेंट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर पैन कार्ड विच एवर इज अर्लियर। थर्ड पॉइंट 30 days from the issue of invoice or any document by the supplier. क्लियर इतना? बट ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर है वो जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है उसमें डेट ही ना डाले। डेट तो डालते ही है वैसे, नॉर्मली डालते हैं, हो सकता नहीं डाली हो, कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना। फिर क्या करें? रिसीविंग की डेट पता नहीं, पेमेंट की नहीं, सप्लायर की डेट लिखी नहीं, तो क्या करें? ये सप्लायर ने कोई पर्ची दी ही नहीं, हो सकता है संभावना है कि नहीं? लूप होल छूट गया। लिखो फर्स्ट प्रोविजन, where it is not possible to determine time of supply under clause A, B और C। ABC में से कुछ भी नहीं पता, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई shall be date of entry in the books of the recipient। गवर्नमेंट कह रही है अपने खर्चे तो बुक करोगे, तो जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री कर दी उस खर्चे की, उस दिन की डेट मान लो। हाँ, बी क्लोज में था ही बी क्लोज बी में था ही जब एंट्री हो जाती है बुक में। नहीं, बुक्स में एंट्री भी नहीं कर रखी, बुक्स में पेमेंट की एंट्री की कर रहे हैं, खर्चा बुक करने की बात हो रही है। बुक्स में एंट्री कैसे करते हो? अक्रूवल बेसिस पे करते हो, पेमेंट बेसिस पे करते हो? अक्रूवल बेसिस पे।
तो अक्रूवल बेसिस में क्या कहते हैं, जिस दिन मेरे को सामान रिसीव हो रहा है या फिर किसी भी दिन मैंने वो खर्चा बुक कर दिया अपनी बुक्स में, खर्चे तो डालूंगा, हो सकता है उसकी पेमेंट ना की हो मैंने, तो ये कह रहा है कि अगर पेमेंट नहीं की हुई है, क्योंकि पेमेंट की तो बी सब सेक्शन में फंस जाता, मतलब जो क्लोज बी उसके अंदर फॉल कर जाता, बट अगर पेमेंट नहीं है और सिर्फ हमने एक्सपेंस बुक कर रखा है तो जिस दिन एक्सपेंस बुक किया उसको डेट को मान लो। अगर ए और सी भी नहीं पता, रिसिप्ट की डेट नहीं पता, सप्लायर के पास कोई जो डॉक्यूमेंट है उसने दिए नहीं या उसमें डेट लिखी नहीं, हो सकता है कुछ किसी, तो उससे पता है जिस दिन तुम खर्चा बुक कर रहे हो, जिस दिन बुक्स में एंट्री कर रहे हो उस दिन की डेट डाल दो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। डेट ऑफ एंट्री मतलब बुक्स में हमने उसको एक्सपेंस का बुक किया और डेट ऑफ पेमेंट मतलब जब उस पार्टी के हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 3 में कोई डाउट क्लियर है? सबसेक्शन 4 में इन केस ऑफ supply of voucher by the supplier। वाउचर्स क्या होते हैं? The time of supply shall be A, क्या किसी जगह पे वाउचर्स भी इशू होते हैं? किन जगहों पे क्या इशू होते हैं? वाउचर? अभी आप ही तो बता रहे थे वो कौन से बेसिस पे, भूल गया मैं, जिसमें हम वो बेचते ज्वेलरी तो ई पे, वो ई पे बिल या कुछ उससे हम डिलीवरी चलान कहते थे, वाउचर नहीं कहते थे। वाउचर वो जो पेमेंट मतलब कर देते हैं जिससे कैश की जगह वाउचर, कैश का वाउचर लगा दिया, जैसे बिग बाजार में होता था, बिग बाजार में होता था, ठीक है। जैसे हल्दीराम में हम जाते हैं तो हल्दीराम वाले क्या करते हैं, जितने भी हम परचेज करते हैं उसका 0.1% मेरे पॉइंट्स इकट्ठा कर देते हैं, है ना, और उस पॉइंट्स में कहते हैं आपके मिनिमम 100 पॉइंट्स होने चाहिए तब जाके हम रिडीम करेंगे। कभी करा हल्दीराम में पॉइंट्स रिडीम? हाँ, फ्लिपकार्ट पे करा था, फ्लिपकार्ट पे किया था, ठीक है, मीशो पे भी, मीशो पे भी कर रखा है, या फ्लिपकार्ट पे भी गिफ्ट कूपन्स होते हैं कि आप चाहो तो अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो कि 1000 रुपए कुछ भी खरीद लो, 500 के वाउचर पे आते हैं, तो ये वाउचर्स होते हैं। अब लेट्स सपोज कि वाउचर दो तरीके के बन सकते हैं। एक होता है कि भाई इस वाउचर के अगेंस्ट आपको स्पेसिफाइड गुड्स मिलेंगे, ठीक है, और एक दूसरा वाउचर हो सामान कुछ भी ले लो, जैसे फ्लिपकार्ट का वाउचर कोई स्पेसिफाइड गुड्स की कंडीशन लगाता है? नहीं लगाता। जो हल्दीराम का वाउचर है वो कोई स्पेसिफाइड मिठाई के लिए कुछ कह रहा है? कुछ भी ले सकते हैं ना, चाहे वहां पे हम खाना खा के आ जाए। तो जहां पर कंडीशंस नहीं है वहां पर डेट अलग होगी और जहां पर कंडीशंस है वहां पर डेट अलग होगी। अब मुझे पता है कि इस वाउचर से मैं स्पेसिफाइड गुड्स ले सकता हूं, तो क्या मान लो कि जिस दिन मैंने वाउचर इशू किया उस दिन मुझे रेट डेट सब पता है, तो जिस दिन आप वाउचर इशू कर रहे हो उस दिन की डेट मान लो। और अगर यही नहीं पता कि गुड्स किस नेचर के हैं जो आगे वो परचेज करने वाले हैं, तो जिस दिन वो वाउचर रिडीम कर रहे हैं उस दिन की डेट मान लें, लिख लेते हैं, ठीक है। A, the date of issue of voucher if the supply is identifiable at that point। उस पॉइंट पे अगर मेरी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन हमने वाउचर इशू किया उस दिन की डेट मान लो, ठीक है। और बी, the date of redemption of voucher in all other cases। बाकी केसेस में क्या है, जिस दिन वाउचर रिडीम कर रहे हैं, ठीक है।
मैक्सिमम केसेस पे रिडेम्पशन की डेट आनी चाहिए। बहुत रेयर केस ही होगा कि भाई जिस दिन वाउचर इशू कर उसमें कुछ आइडेंटिफाइबल थे और तब उन्हें टैक्स पे करते हैं। इस सब सेक्शन में कोई डाउट नहीं बताओ, क्लियर है? फाइनेंस एक्ट 2025 अभी बजट आने वाला, पता है आपको? बजट में क्या होता है? किस सेक्टर में क्या क्या बजट एलोकेट बजट एलोकेट होता है। तो बजट के 2 सेशन होते हैं, अभी 1 फरवरी को आने वाला है ना। एक होता है पहले एक्सपेंडिचर सेशन, हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। फिर सेकंड सेक्शन होता है रेवेन्यू सेक्शन, कि इसका पैसा कहाँ से बटोरेंगे, है ना। उसके अंदर यूजुअली इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी की बात होती है। तो ऐसे लास्ट ईयर मोदी सरकार आने के बाद उनका सेकंड बजट, क्योंकि इलेक्शन 2024 में हुए थे, तब एक बार वो बजट ले गए थे जुलाई में, फिर आए थे फरवरी में, फरवरी 2025 में। तो उस बजट के अंदर इन्होंने बोला कि सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4 और सेक्शन 13 का सब सेक्शन 4 रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो सब सेक्शन 4 है वाउचर वाला, आज की डेट पे इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वो रिमूव कर दिया गया। ये बजट फाइनेंस एक्ट ही होता है। बजट में क्या होता है, हमने बजट प्रस्तुत कर दिया, उससे फाइनेंस बिल बनता है। फाइनेंस बिल मतलब एक तरह से वो एक्ट नहीं बना, अभी वो सिर्फ पार्लियामेंट में पेश किया हुआ। अब पार्लियामेंट में पेश किया, उसके बाद बोला ये प्रोविजन है, तुमने आप बताया हाय अल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद उसकी कंसेंट दी जाती है सबके साथ, और उसके बाद एसेंट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एसेंट के बाद वो बिल बनता है एक्ट। लाइक सपोज कोई प्रोविजन ऐसा था जो इंस्टेंस में दिख रहा है कि ये पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, तो पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं वो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उस बिल से हटाकर एक्ट के अंदर नहीं डालते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 95-99% चीजें सेम रहती है, 1-2% का वेरिएशन रहता है। जैसे इनकम टैक्स में एक बार लेके आए थे नए प्रोविजन कि उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे, फिर उसके बाद क्लैरिफाई किया कि ये अगर उसके ऊपर नहीं लगेगा तो बिल में घुसता, एक्ट में घुसता, क्योंकि वो चीजें क्लैरिफाई करके डालेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्लियर है? हर एक्ट ऐसे, अभी एक यूजीसी करके एक्ट आया है, वो हाँ। भी यूजीसी एक यूजीसी अरे करके हाँ, एक्ट आया इसमें ये कुछ कोटा वोटा का अरे कोटा नहीं हो, किसी भी अगर Discrimination है। देश पहुंचा दो किसी को लोअर जाति वाले को तो केस हो जाएगा हाँ 10 साल की जेल। क्या यूजीसी एक्ट आया है ना, एससी एक्ट वाला, उसमें क्या है? वो तो ऐसे ही है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो जो लोअर कास्ट वाले होते हैं, लोअर कास्ट वाले अगर उनको कुछ भी बोल दो तो वो एससी एसटी एक्ट लगा देंगे। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होंगे ना, कॉलेज हाँ, वगैरह, हाँ। इसमें एक कमेटी या टीम बनाएंगे वो, हाँ उसका काम होगा। अगर कोई लोअर कास्ट उनके सेंटीमेंट, मतलब ये करो राम को राम नहीं बोल सकते ना। हाँ, हाँ, कोई बड़ा एक्ट आया है। बहुत गंदा एक्ट है। करेक्ट। हालांकि ये ठीक भी है कि भाई लेट्स सपोज कि कोई किसी को उसकी जाति पे गलत बोल रहा है तो गलत है। नहीं अगर गलत इल्जाम लगा दिया ना तो तब भी जेल हो जाएगी। हाँ, गलत- उसको जो गलत एलिगेशन लगाएगा उस पे कोई चार्ज नहीं है, पता चल गया अगर प्रूफ हो गया ना कुछ ने एलिगेशन गलत लगाया है तब भी वो बच जाएगा। नहीं होता क्या है ना, एलिगेशन लगा दिया, उसके बाद पुलिस में लेके जाते हैं, हाँ, पुलिस में खूब मारते हैं फिर सुबह वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, और मजिस्ट्रेट नहीं है जो होता है वो ऐसे ही एविडेंसेस नहीं लेता, मतलब पुलिस की गवाही को इग्नोर कर देता है। वो दोनों की बातें सुनता है, एविडेंसेस मांगता है, उसके बाद जाके प्रूफ में जाता है। नहीं तो जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए वो कोर्ट में जा सकता है। नहीं अभी न्यूज आई केस आया है, ही अभी है। एसआरसीसी में क्या हुआ, एक लड़की को एक बच्चे ने प्रपोज कर दिया, उसने लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, वो बच्चे ने उस लड़की के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया, और अब उसको पता है वो तो 50,000 आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट जाए कचहरी के 50,000 लेके रफा दफा कर दिया। अच्छा लूट रहे हैं। कोई ठीक है, आगे बढ़े। Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of
सबसेक्शन 2, 3 और 4। The time of supply shall A, in case where a periodical return has been कंशुक पढ़ लो, ठीक है, हैज टू बी फाइल्ड, ठीक है, बी दी डेट ऑन विच such return is to be filed, or in any other case be the वो क्या लिखा है 82nd लाइन में पहला वर्ड बी है। be the date on which the tax is paid। जीएसटी पता है आपको, जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है मंथली क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये कह रहा है कि अगर कोई केस सिनेरियो बच जाता है जो कहीं भी फॉल नहीं करा सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 में, तो टाइम सप्लाई मानेंगे अगर पीरियडिकल रिटर्न फाइल हो रही है तो जब वो रिटर्न फाइल हो रही है, मतलब जो रिटर्न फाइल होने वाली है उसकी डेट मान दो, अदरवाइज जब टैक्स पेमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट को तब भी डेट मान दो। क्लियर है? सबसेक्शन 5 में बताओ कोई डाउट हो तो। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest एक्सटेंड इट के बाद क्या है? relates to late fees or penalty for delay in making the payment shall be the date on which the supplier receive such addition in value। मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है कि अगर लेट सपोज हमारी एडिशन हुई है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, किस वजह से, इंटरेस्ट, लेट फीस या कोई पेनल्टी लगा दी पेमेंट डिले के चक्कर में, तो हो नहीं सकता भाई 3 लाख का सामान है आप 3 महीने पेमेंट कर देना, पेमेंट 6 महीने में नहीं है तो एडिशनल पेनल्टी लगती है। तो अगर कोई एडिशनल पेनल्टी लग रही है तो सप्लाई कब मानेंगे? जब वो पैसा रिसीव कर लिया, क्योंकि हर जगह नेगोशिएशन होता है। हमने बोला कि टर्म्स एंड कंडीशन में आफ्टर 3 मंथ्स 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा,
चौथा महीना गया 1% का इंटरेस्ट आ गया, पांचों महीने का 1% इंटरेस्ट आया, छठा महीना आया 1% इंटरेस्ट, तो 3% इंटरेस्ट हो गया। जब पेमेंट की टाइम आई तो जी बाबूजी पेमेंट भेज रहा हूँ, ऐसे तो ना व्यापारी ऐसी बात करता है, बोलते हैं इंटरेस्ट जी छोड़ो ना, क्या करना है, मुझे तो पहले भी मेरे पैसे आने दो, या फिर 3% इंटरेस्ट था 1% तो सुल्टाना कर लो 2% तो। तो ये क्या वैल्यू रियलिटी में सर्टेन होती है पेनल्टी की? काफी जगह होती है, काफी जगह नहीं होती। जैसे डील करो रिलायंस के साथ तो 100% रहेगी, क्योंकि वो टर्म्स अडानी अंबानी नहीं मानते, उनकी लीगल टीम में 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई स्मॉल डीलर है वहां पर हर जगह मांडवाली हो जाती है, ठीक है, लाला फॉर्म जैसे घर में। तो अगर वैसी बात है तो जब आप वो पैसा रिसीव कर रहे हो, मतलब सप्लायर जब पैसा रिसीव कर रहे हो उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हर महीने के हिसाब से अप्रूव करो, रियलिटी में आने फिर क्रेडिट नोट इशू करो, समझ लो। तो ये प्रोविजन लेके आए क्योंकि सर्टेनिटी है नहीं इस अमाउंट की, तो जब रिसीव करो तब उसका टैक्स पे कर देना। क्या ये इंटरेस्ट और लोन की बात कर रहा है? उसके लिए डिलेड पेमेंट की बात कर रहा है कि गुड्स के साथ मैंने डिलेड पेमेंट की है, उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन तो अगर लोन का इंटरेस्ट हो तो कहा था इंटरेस्ट एग्जेम्पशन में कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट?